सभी को गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम टेस्ट 4 कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रेफरेंस टू सेंटेंस। जब हम सेंटेंस की बात करते हैं तो कौन सा आपको स्टेटमेंट इसमें गलत नजर आता है। तो पढ़ते हैं। सेंटेंसेज आर ऑफ फोर काइंड्स, एकदम सही है। अ सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू गिव समवन एन ऑर्डर और अ कमांड, इट इंपरेटिव सेंटेंस, सही है एकदम। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज आल्सो कॉल्ड डिक्लेरेटिव, ये गड़बड़ हो गया। एक्सक्लेमेटरी डिक्लेरेटिव नहीं कहलाता है। किसको बोलते हैं, कौन सा कहलाता है डिक्लेरेटिव? जो असर्टिव सेंटेंस होता है दैट इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव। ये ध्यान देना। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ सेंटेंस और असर्शन इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस, सही है। तो यहां पे तीसरा ऑप्शन इनकरेक्ट था। बहुत अच्छा जी, सभी अच्छा समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। आपको इनकरेक्ट पेयर को आइडेंटिफाई करना है। फीट, अ कलेक्शन ऑफ शिप्स और वेसल्स, सही है। हार्ड का क्या होगा, कलेक्शन ऑफ रॉबर्स, यही गलत हो गया। अगर रॉबर्स के कलेक्शन को आपको बोलना पड़े कि अगर रॉबर्स का गैंग हो, कलेक्शन हो, तो क्या होगा वो, उसके लिए गैंग वर्ड यूज करते हैं। शायद आप लोग गड़बड़, गैंग, राजकुमार जी सही बोल रहे हैं। बैंड भी होता है, बैंड भी होता है। और गैंग वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, गैंग। ठीक है जी। बंच आप सभी को पता है, कॉर्प्स आप सभी को पता है, ठीक है। और कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, तो ये सारे बेहतरीन हैं। ये सब आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या बोल रहा है, विच वन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द प्रोनाउन। प्रोनाउन के संदर्भ में क्या आपको इनकरेक्ट लगता है, ये आप सभी को बताना है। तो अब आप सभी ध्यान देंगे। पजेसिव एडजेक्टिव्स आर समटाइम्स कॉल्ड प्रोनोमियल एडजेक्टिव्स एज दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रोनाउंस। क्या ये बात सही है? पजेसिव एडजेक्टिव को हम प्रोनोमियल एडजेक्टिव बोलते हैं क्योंकि वो प्रोनाउन से फॉर्म किए जाते हैं। तो अगर आप रेन इन मार्टिन की बुक में देखेंगे तो एग्जैक्ट यही लैंग्वेज लिखा हुआ है। एंड यस, दिस इज करेक्ट वन। A personal pronoun is used instead of a noun. It must be of the same number, gender and person as the noun for which. ठीक है भाई, जिस नाउन के लिए यदि आप पर्सनल प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है, तो आपको यह ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन आप यूज कर सकते हैं नाउन के जगह पे, लेकिन आपको नाउन का ध्यान देना पड़ेगा कि नाउन कैसा है। तो इसी के लिए आप लोग को फार्मूला पता होगा कि जो प्रोनाउंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अगर नाउन आपका सिंगुलर है, और अब मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप सभी को बताना है कि यदि आपका नाउन सिंगुलर है, अगर नाउन आपका सिंगुलर है, मेल है, तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा, जल्दी से बताएं, फास्ट। यदि आपका नाउन सिंगुलर है, मेल है, तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा? यदि नाउन आपका सिंगुलर है और न्यूटर जेंडर है, नाउन सिंगुलर है, न्यूटर जेंडर है, तो क्या होगा? इट होगा। यदि आपका नाउन प्लूरल है, ठीक है, नाउन प्लूरल है, तो क्या होगा? नाउन प्लूरल है तो फिर गड़बड़ हो गया। मैंने ये नहीं बताया कौन सा पर्सन है, सिर्फ बोला नाउन प्लूरल है। अगर आपका नाउन प्लूरल है तो यू भी हो सकता है, दे भी हो सकता है, और वी भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि कौन सा पर्सन है। तो यदि नाउन प्लूरल है और पर्सन फर्स्ट पर्सन है तो वी होगा। नाउन प्लूरल है, पर्सन सेकेंड पर्सन है तो यू होगा, थर्ड है तो दे होगा। तो ये सारी चीजें आप सभी को ध्यान रखना। अंतिम क्वेश्चन आप सभी से, यदि आपका नाउन सिंगुलर है और आपका पर्सन जो है वो भी जो है थर्ड पर्सन है, तो यदि जेंडर देखा जाए तो वो फीमेल है, जेंडर फीमेल, पर्सन आपका जो है थर्ड पर्सन और सिंगुलर है, तो ये सी हो जाएगा।
तो ध्यान रखना बहुत छोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन तीन इंफॉर्मेशन, कोई भी पर्सनल प्रोनाउन अपने साथ तीन चीजें लेके आता है कि वो कौन सा पर्सन है, कौन सा जेंडर है, और सिंगुलर है कि प्लूरल है, कौन सा नंबर है। ये तीन चीजों के आधार पे आप जो है नाउन के आधार पे प्रोनाउन सेलेक्ट करते हैं, तो वो सारी चीजें ध्यान देना है। तो यस, B1 इज आल्सो करेक्ट। अब सी पे चलते हैं और देखते हैं। व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड आर प्रीसीडेड बाय ईच और एवरी, यदि दो सिंगुलर नाउन जो है ईच या एवरी इनके आगे आता है, तो प्रोनाउन कैसा यूज करोगे आप? क्या प्लूरल प्रोनाउन यूज कर सकते हैं? नहीं। तो आपको यही ध्यान देना है कि ईच या एवरी आता है तो आपको यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा वो आपका प्लूरल ना होकर सिंगुलर होगा। ये आप, ठीक है, तो ये ध्यान देना है, यही आपका मिस्टेक। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या है जी। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स इज नॉट फॉलोड बाय इनकरेक्ट प्रीपोजिशन? कौन सा इसमें से वर्ब जो है इनकरेक्ट प्रीपोजिशन के साथ है, वो देखना है भाई। तो अवर्स के साथ टू होता है, एकदम सही है। अमलगमेट के साथ विद होता है, सही है। टीमिंग, क्या टीमिंग के साथ टू होता है? तो नहीं, यही गड़बड़ है। टीमिंग के साथ विद होता है। अप्राइज्ड के साथ ऑफ, एकदम सही है। अब अगर आप लोगों से मैं कहूं कि एक एग्जाम्पल लिख के मुझे दिखा दो, तो क्या हो जाएगा? इंडिया इज अ नोबल, अगर एक कोई एग्जाम्पल आपको लिखना पड़े तो आप एक एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? टीमिंग विद का मतलब भरा हुआ, ठीक है, किसी चीज से कोई चीज लदा हुआ है। तो इंडिया इज अ नोबल जॉर्जस लैंड टीमिंग विद नेचुरल वेल्थ, ठीक है। तो ये हुआ। तो ये जो भी आप वर्ड्स पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन आपको इनको यूज करना आना चाहिए। कहा जाता है वो चीजें आप लोग को क्यों नहीं याद होती, आप सभी रटते हो। ये रटने की बजाय ना इनका मतलब ध्यान दो। अवर्स टू का मतलब जब कोई विपरीत आपके लिए जो है असर हो, किसी चीज के लिए विपरीत आप बात करना चाहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अमलगमेट, ध्यान देना है, मिक्स करने से रिलेटेड है। टीमिंग, अप्राइज्ड, तो ये सारी चीजें आप लोग को इनकी मीनिंग भी पता होनी चाहिए। और इसीलिए ये सब दिया गया कि भैया खूब अच्छे से तैयारी करो, लेकिन आप लोग इनकी मीनिंग, कितने लोग ऐसे हैं, अगर आप लोग वास्तव में एक बेहतर स्टूडेंट बनना चाह रहे हैं और इस एग्जाम में सफल होना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा अपना तरीका बदलना पड़ेगा। और तरीका यही है कि जब आपको जो भी आपको सिनोनिमस वर्ड्स आपको मिल रहे हैं, तो आप उन पे सेंटेंस बनाओ। जो आपके ये आपको इस तरह से वर्ड फॉलोड बाय प्रीपोजिशन मिल रहा है, इन पे एक सेंटेंस बनाओ, तब आप वास्तव में इससे सीख पाओगे, वो लेवल अपना लेके जा पाओगे जो आपके दिमाग में बैठेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा धीरे धीरे आप सभी को करना पड़ेगा, और आप इनके मीनिंग वगैरह नोट करते चलें, कम से कम वो मेरे साथ तो करते ही चलें। नेक्स्ट करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड? कौन सा इसमें पेयर आपको मिसमैच लग रहा है? सिंपल प्रीपोजिशन की यदि बात करें तो सिंपल प्रीपोजिशन जैसे एट हो गया, बाई हो गया, फ्रॉम हो गया, एकदम सही है। कंपाउंड प्रीपोजिशन में गड़बड़ हो गया, क्योंकि ये जो अकॉर्डिंग टू है ये वास्तव में फ्रेजल प्रीपोजिशन है। फ्रेजल का मतलब जब एक से ज्यादा आपके प्रोनाउन दिखेंगे, और सॉरी, एक से ज्यादा प्रीपोजिशन दिखेंगे और अलग अलग होंगे, तो वो क्या हो जाएगा आपका? फ्रेजल, फ्रेज प्रीपोजिशन। लेकिन कंपाउंड प्रीपोजिशन में क्या होता है? दोनों सटे होते हैं। यस, बिल्कुल सही है। जैसे अबाउट हो गया, अप टू हो गया, बिटवीन हो गया। यस, आप सभी लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितने भी ऐसे प्रीपोजिशन जो कि दो की सहायता से बनाए गए हैं, तो उनको आप करते हैं, ठीक है। बीनीथ हो गया, तो आप सभी को पता चल गया इसमें बी वाला इनकरेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप सभी को यह भी पता होना चाहिए कि यह पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है, जिसमें आप देख रहे हैं कि आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है जी। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट नहीं दिख रहा है?
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ये देखते हैं जी। शेक्सपियर स्पेंट हिज लास्ट, ठीक है, ईयर्स एट स्ट्रेटफोर्ड इन न्यू प्लेस, द लार्ज हाउस ही, ठीक है, बॉट देयर इन 1597। क्या ये बात सही है? क्या मेरी आवाज क्लियर नहीं जा रही है आप सभी को? सभी बताएंगे। इज माई वॉइस क्लियर टू एवरीवन? सभी को क्लियर है ना? ऐसा कैसे हो गया? नेटवर्क तो मेरी तरफ फुल है। चलो कोई बात नहीं। तो अब आप सभी ध्यान देंगे, यहां ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। शेक्सपियर ने अपनी जो है लास्ट ईयर स्टैटफोर्ड में जो है स्पेंड किया था। ये आप सभी को क्वेश्चन आ चुका है कि शेक्सपियर ने कौन सा घर खरीदा था, तो यही घर का नाम है, ठीक है, न्यू प्लेस नाम है, ठीक है, 1597 में खरीदा था। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। द टू नोबल किंग्स मैन वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1634 एंड एट्रीब्यूटेड टू जॉन फ्लेचर एंड विलियम शेक्सपियर। एकदम सही बात है, ये भी बात सही है। देखो बहुत सी चीजें हम आपको फैक्ट की तरह देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि टू नोबल किंग्स मैन को कौन सा ऐसा पर्सन और राइटर है जो इनके साथ मिलकर लिखा, तो फ्लेचर है। कब पब्लिश हुआ, तो 1634 में पब्लिश हुआ। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। द प्ले इज अ ड्रामेटाइजेशन ऑफ स्टोरी, ये गलती से स्टोर हो गया, स्टोरी टोल्ड बाय चासर इन नाइट्स टेल, ठीक है। क्या ये बात सही है? तो ये सही है। सिम्बेलिन, द विंटर्स टेल एंड द टेम्पेस्ट हैव बीन रिटन आफ्टर बिटवीन 1609 टू 1612, ये भी एकदम सही बात है। तो ये सारी चीजें, ये आप सभी को पता है, ये ड्रामेटिक रोमांसेज एंड लेट रोमांसेज इनको बोला जाता है। और क्वेश्चन नंबर और नेक्स्ट बढ़ते हैं। इन सिम्बेलिन शेक्सपियर टू का स्टोरी फ्रॉम डेकामेरॉन, ठीक है। तो ये क्या बातें सही हैं? तो यस, सारी बातें सही हैं। बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन, ये आपको एक साथ जो है पांच पांच इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की गई है, सो दैट यू मे लर्न इट, यू मे राइट इट, यू मे नोट इट, यू मे प्रैक्टिस इट, ठीक है, यू मे टेक ऑल द फैक्ट्स इन टू योर हार्ट, बट आई डोंट नो दैट व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। न्यू प्लेस है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं और देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, देखते हैं भैया। द सोर्स ऑफ विंटर्स टेल इज रॉबर्ट ग्रीन प्रोज पास्टोरल रोमांस पैंडोस्टो। ये आप सभी को पहले भी बताया चुका है, ये पहले भी ये फैक्ट आ चुका है। इतनी चीजें हैं कि मजबूरी है, इतना हम फैक्ट डालते हैं, और हमको चूंकि फैक्ट वाला ही क्वेश्चन बनाना है, तो कई बार चीजें रिपीट भी होंगी, कई बार चीजें रिपीट भी होंगी, और आपको इसी दौरान वो चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये पिछले बार भी टेस्ट में एक क्वेश्चन आ चुका है, एक स्टेटमेंट आ चुका है कि जो विंटर्स टेल है इसका सोर्स क्या है, रॉबर्ट ग्रीन का पेंडोस्टो है। तो ये पहले भी आ चुका है। फिर आपको मिल रहा है द ट्रायम्फ ऑफ पेंडोस्टो का एक आपको दूसरा नाम भी पता होना चाहिए, ट्रायम्फ, ट्रायम्फ ऑफ लाइफ। दूसरा क्या है, आल्स वेल दैट एंड्स वेल इज अ प्रॉब्लम प्ले। एकदम ठीक है, क्या ये प्रॉब्लम प्ले है? आप सभी को सोचना और बताना है कि एक प्रॉब्लम प्ले है। शेक्सपियर फाउंड इन द स्टोरी द गिलेट ऑफ नार्बन एज द ट्रांसलेटेड इन विलियम पेंटर्स द पैलेस, ठीक है, पैलेस ऑफ प्लेजर फ्रॉम बकेसियो डेकामेरॉन। क्या ये बात सही है? तो यही सारी बातें एकदम, ये भी सही है, ठीक है। शेक्सपियर ने डायरेक्टली जो है डेकामरान से नहीं लिया है, ठीक है, ये पहले ट्रांसलेट किया गया है विलियम पेंटर के द्वारा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे आप सभी को पता है कि शेक्सपियर के बारे में कहा जाता है कि इनको लैटिन और ग्रीक कम आती थी, तो बहुत से जो दूसरे लैंग्वेजेस में लिखे गए हैं चीजें, तो उनको उस समय इंग्लिश ट्रांसलेशन खूब शेक्सपियर के समय में जम के हुआ था। तो शेक्सपियर को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है जो ट्रांसलेशन हुए हैं उनसे। तो शेक्सपियर ट्रांसलेशन, जो ट्रांसलेटेड वर्जन होता था उसको पढ़ते थे, उसको यूज करते थे। आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान दें, यहाँ पे प्ले ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ, ये प्ले हटा दो, ये ऑन द, ये कैसे है, क्रिटिकल वर्क है।
ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर कंसीडर्ड विद रेफरेंस टू देयर फिटनेस फॉर स्टेज रिप्रेजेंटेशन। ये किसने लिखा? अगर आप सभी को बता दूं कि ये चार्ल्स लैम्ब ने एक ऐसे का नाम है जो कि चार्ल्स लैम्ब ने लिखा है, ठीक है, शेक्सपियर के ऊपर, उनका क्रिटिकल वर्क है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। दिस प्ले स्पेसिमेन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक, ठीक है, ये भी गड़बड़ हो गया, दिस प्ले नहीं है, ये वर्क का नाम है। स्पेसिमेन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्स हु लिव्ड अबाउट द टाइम ऑफ शेक्सपियर, क्या ये लैम्ब के द्वारा लिखा गया? यस, इट इज करेक्ट। तो ये दो चार्ल्स लैम्ब का है जो शेक्सपियर के ऊपर है, यू ऑल शुड नो, और इसे नोट कर लेना चाहिए। तो बेहतरीन फैक्ट्स आप सभी के लिए लाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, और देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपको जो है करेक्ट नहीं है, ये बताना है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप बाद में दीपक जी देख लेना। द सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड अपीयर्ड इन 1800, सही है, एकदम बात सही है जी। हिज वॉकिंग टूर, जो वर्ड्सवर्थ वॉकिंग टूर करते हैं इन फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड इन 1790 एंड हिज एक्सटेंडेड विजिट टू फ्रांस इन 1792, एकदम सही बात है। आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस वाज आल्सो पब्लिश इन 1793, इट इज अ ट्रेवल पोएम डीलिंग विद द अल्पाइन टूर ऑफ 1790, सही है जी, बताते चलना है आप सभी को, अगर कोई डाउट हो कि लगे ये गड़बड़ है तो बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और बताना है आपको, आगे बढ़ना है और बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या कह रहा है, ठीक है, ध्यान दें। डिस्क्रिप्टिव स्केचेज इज रिटन इन राइम रायल, अब ये गड़बड़ हो गया, क्या ये राइम रायल में लिखा गया है? आप सभी को बताना है कि राइम रायल में लिखा गया है, नो। अगर आप डिस्क्रिप्टिव स्केचेज की बात करेंगे तो ये राइम रायल में नहीं लिखा गया है, इट इज रिटन इन हीरोइक कपलेट, और इसीलिए इनके ऊपर शुरुआती दौर में कहा जाता है कि चूंकि नियो क्लासिकल पोएट्री का प्रभाव चल रहा था ना, अब अगर पूरी तरह से रोमांटिसिज्म देखा जाए तो 1798 में आया, जब वर्ड्सवर्थ ने पूरी तरह से हीरोइक कपलेट को त्याग दिया। हीरोइक कपलेट में लिखने का मतलब क्या हुआ, जो शेक्सपियर के टाइम में जो उस समय के पॉपुलर पोएट थे, न्यू क्लासिकल एज के पोएट थे, उनका प्रभाव था, जैसे पोप हो गए, ड्राइडेन हो गए, तो इन लोग का एक इम्पैक्ट था, और इस वजह से ये भी हीरोइक कपलेट में लिखते हैं। लेकिन इनको बाद में समझ में आ गया कि नहीं ये गड़बड़ है, और इनको ये भी समझ में आया कि नहीं ऐसा पता नहीं समाज के लोग स्वीकार करें कि नहीं करें, तो इसीलिए इन्होंने प्रीफेस, पहले 1798 में इन्होंने लिरिकल बैलेड लाया, फिर इसीलिए 1800 में इनको प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड लाना पड़ा, एक प्रीफेस ऐड करना पड़ा जो इनके कॉन्सेप्ट को, इनके थ्योरी को लेके आता है कि ये चाहते क्या हैं। इन्होंने हीरोइक कपलेट क्यों ना चुन के, क्यों इन्होंने ब्लैंक वर्स चुना है, क्यों इन्होंने ये दूसरे टाइप की पोइट्री चुना है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट ये उसमें बताते हैं, और इसीलिए उनका प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड भी बहुत ही रेवोल्यूशनरी माना जाता है, क्योंकि 1798 में लिरिकल बैलेड उतना हिट नहीं होता है, लेकिन जब 1800 में वो प्रीफेस लेके आते हैं, अपनी बात को डिफेंड करते हैं कि मैंने इस तरह की पोएम क्यों लिखी है, तब उसके बाद वो अचानक बहुत हिट हो जाते हैं, और फिर लोगों को उनकी बात समझ में आ जाती है। तो ये आपका जो चौथा स्टेटमेंट है वो गलत है। लिरिकल बैलेड वर प्लान्ड विद कॉलरिज इन 1795, क्या ये बात सही है? तो फिर गड़बड़ हो गया, 1795 में तो ये मिले थे, प्लान किया गया है 1797 में, ठीक है। तो आपका चौथा पांचवा जो है गड़बड़ हो गया है यहाँ पे, ठीक है, यही आपका मिस्टेक है। सोचिए एक साथ इतने फैक्ट्स दिए गए हैं कि आप ध्यान रखो। कई बार तो हमने देखा कि आपके टीजीटी के एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछा गया है कि हु हैज रिटन डिस्क्रिप्टिव स्केचेज, सिंपल सा सिर्फ इतना ही पूछा गया है, ठीक है। तो अब सोचो आप कितना बेहतर तरीके से हर एक चीज को सीख रहे हो, अब इसको आपको याद रखना है, प्रैक्टिस करना है बार बार। अब आपकी कॉपी में एक नोटबुक बननी चाहिए, बढ़िया से नोटबुक बनाइए, जो जितने भी टेस्ट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनके आपको नोटबुक बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही है? ईमानदारी से बताइएगा, आप सभी से मुझे फिर से पूछना है कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ईमानदारी से, जो अब ये क्वेश्चंस आपके करवाए गए हैं टेस्ट सीरीज, इनके नोट्स बनाए। श्रीपति जी का मुझे मालूम है,
मुनेन्द्र जी का मुझे मालूम है, प्रीति शुक्ला बोल रही है मैंने भी किया है। ठीक है, विजय लक्ष्मी जी का क्या यस अच्छा बनाया है। अच्छा, प्रीति नागर कह रही है 3 FLT तक नोट कर चुके हैं, बहुत अच्छा जी। हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि अब आप लोग पहले नहीं किए, कोई बात नहीं है, अब से करो आप। कम से कम जब मैं करा रहा हूं उस दिन, अगले दिन आपका टारगेट होना चाहिए कि ये कंप्लीट हो जाए। तो इस तरह से एक बहुत बेहतरीन नोट आपकी नोट्स बन जाएगी, और इस नोट्स को किसी को शेयर मत करिएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है, अब मैं फिर बता रहा हूं, आपको क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको ये फैक्ट्स नोट करने की जरूरत है। इसके अंदर आपको जितने भी फैक्ट्स मिल रहे हैं ना, इन फैक्ट्स को आप नोट करिए, ठीक है। और जो फैक्ट्स एकदम आपको दिमाग में सेट हो गया है उसको मत नोट करिए, जो आपको इजी लग रहा है उसको नोट करने की जरूरत नहीं है। आपको वो चीजें नोट करनी है जो आप नहीं जान रहे हो, या जो नया मिला है, या बहुत सी चीजें जिसके बारे में क्वेश्चन तो पूछ दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन में मजबूरी रहती है कि कई बार हम फुल इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते। तो आपको काम ये करना है कि आप उसको जो है कम से कम सर्च करके या नोट से ढूंढ के आप उसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन नोट कर लें। जैसे अगर एक क्वेश्चन एक बार और अभी पिछली बार वाले पेपर में आया था, और उस क्वेश्चन में यही था कि इसमें से ये बताओ कि कौन सा अल्यूशन जो है, या कौन सा जो है जो है ये जो टर्म है, ये आपके जो है मिल्टन के इस पोएम में नहीं है, ठीक है। या कौन सा इसमें करेक्टर जो है मिल्टन में नहीं आया है। तो कम से कम जितने करेक्टर के नाम लिखे गए हैं वो तो चीज आपको पता ही होना चाहिए कि ये लिसिडस के ये करेक्टर हैं, ये अलूशंस हैं जो लिसिडस में आए हैं। तो उनके बारे में कम से कम एक एक लाइन तो आप नोट ही कर लो, अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो ये सारी बातें ध्यान देनी पड़ेंगी भाई। तो नोट्स आपका जो होगा, कई बार तो इसमें से जो क्वेश्चंस हैं उससे कम भी हो सकते हैं, और कई बार ये भी हो सकता है कि कुछ में आपको बढ़ा के लिखना पड़ सकता है, ठीक है। आगे ध्यान दें आप। और ये बहुत निश्चित रूप से बहुत एग्जॉस्टिव है, तो टाइम तो लेगा ही, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन ये है कि इसी बहाने आप डेली पढ़ रहे हो, रिवाइज हो रहा है आपका। आगे ध्यान दें कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है मैचिंग। जब आप स्ट्राइफ की बात कर रहे हैं तो स्ट्राइफ 1909 में आया है, क्या ये बात सही है। और स्टडी ऑफ लेबर राइट्स एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, एकदम सही बात है। अगर किसी को गलत लगे तो बताओ। सेकेंड नंबर पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के सेकेंड नंबर पे आते हैं, जस्टिस 1910 में आया, अ रियलिस्टिक पोर्ट्रायल ऑफ प्रिजन लाइफ एंड इंस्टीट्यूलाइजेशन, एकदम सही बात है जी। अब लॉयल्टीज की बात करते हैं, 1922 में आया है। देखो कितनी कोशिश की गई है, आप एक बार इस कोशिश पे तो ताली आपकी रुकनी नहीं चाहिए। अगर आप महफिल में होते और कोई शायर जो है घटिया भी शायरी सुनाता है तो ताली बजाते हो, सड़ी मूवी भी रहती है तो ताली खूब बजाते हो, सीटी मारते हो, ठीक है। ये बहुत अच्छा अफर्ट है, इस अफर्ट पे तुरंत आपको कहना चाहिए अरे सर क्या जरूरत है बताओ, इसके साथ आपको ईयर भी है, हैं, आप केवल यही क्वेश्चन बन गया होता। तो बहुत अच्छा प्रयास, सिर्फ इसलिए कि कम से कम देखो, आपको बार बार जबरदस्ती दिखलाया जा रहा है, आंख खोलो बेटा, देख लो, देख के याद हो जाए, बार बार देखो, इतनी बार देख लो कि याद हो जाए, ठीक है जी। तो ये है। और लॉयल्टीज की जब आप बात करेंगे तो डीलिंग विद एंटी सेमिटिज्म, एकदम सही बात है, ठीक है। एंटी सेमिटिज्म की बात हो रही है, अगर हम कहें कि आप ये बताओ कि शेक्सपियर के एक प्ले का नाम बताओ जहां एंटी सेमिटिज्म का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है, तो कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द प्ले, एनीवन। बहुत अच्छा जी, मर्चेंट ऑफ वेनिस, बहुत अच्छा जी। तो ये है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा जी, ट्वेल्थ नाइट, ठीक है। जॉय की बात करते हैं, जॉय सोज द स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स ऑन अ यंग गर्ल एज शी ग्रोज इनटू अ लवर एंड, ठीक है जी। अब कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, प्रीति नागर कह रही है द एल्डेस्ट सन इट्स बिलो द डिग्निटी ऑफ अ बैरोनेट सन टू मैरी अ मेड सर्वेंट, क्या ऐसा करता है, यस। तो इस तरह से देखा जाए आपको बहुत ढेर सारे फैक्ट दिए गए हैं, कोई भी गलत नहीं किया गया, क्योंकि ये माना जा रहा था कि आप इतने फैक्ट्स में कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको तैयार करने हैं, इतनी बार कर लो कि सब याद हो जाए। आगे बढ़ते हैं जी। बहुत अच्छा, स्मिता जी ने मर्चेंट ऑफ वेनिस में साइलाक और मालवोलियो इन ट्वेल्थ नाइट पूरा नाम बता दिया, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा प्रयास है। चलिए, अच्छा प्रीति नागर कह रही अब तक की हिस्ट्री के यूनिक क्वेश्चन
चलो जी, सब आप लोग का प्यार है इसीलिए हो पा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट जॉन मिल्टन? जॉन मिल्टन के बारे में इसमें कौन सी बात करेक्ट नहीं है? अब एक बात ध्यान दो, जल्दी से ध्यान दो, ये गड़बड़ी, ये क्वेश्चन जो है ये वहां पहुंच गया है, ठीक है? तो ये ऑप्शन जो है इसको इसी में ले लो। जॉन मिल्टन वॉज डेडिकेटेड, ठीक है, फिगर इन 17th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर, एकदम सही बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं। यस ही वॉज डेडिकेटेड फिगर, एकदम सही बात है, इसको आप इसी में ले लो। ही वॉज बॉर्न इन लंदन, आप ये मान लो कि ये ए हो गया पूरा। अब बी की ओर चलते हैं। ही स्टडीड लैटिन, ग्रीक, हिब्रू, बीइंग ट्यूटर्ड इन हिब्रू एट होम। हिब्रू इनको ट्यूटर कौन थे इनके? टॉमस यंग, ठीक है, एकदम सही बात है। आप सभी को पता है टॉमस यंग जब ये पैम्पलेटियरिंग कर रहे थे तो उस दौरान थॉमस यंग साहब इनको मिले भी थे, ठीक है? तो ये हो गया। और 1630 में ऐसा कहा जा रहा है कि क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज ये आए, तो ये गलत बात, गड़बड़ हो गई, क्योंकि ये 1625 में आए, ठीक है? और हिज वर्जन ऑफ पाम 136 वाज कंपोज्ड इन, ठीक है, 1624, सही है। तो कुछ चीजें तो आपको बिल्कुल पता नहीं है तो वहां तो आप दिमाग ही नहीं लगा सकते, ये बस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है। लेकिन ये वाला जो है, जो एकदम आप सभी को पता है, ये फेमस चीज है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि मिल्टन ने कब ग्रेजुएशन स्टार्ट किया, कब पीजी उनकी कंप्लीट हुई, ये सब चीजें तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? 4 ही राइटर हैं, कम से कम 4 राइटर से रिलेटेड तो चीजें ध्यान ही रख सकते हो आप। अब आप लोग को यहाँ बताना है कि अप्रोप्रिएट वर्ड ग्रुप आपको सेलेक्ट करना है, नीचे क्वेश्चन है, उससे पहले अब हम डायरेक्ट इसी को पढ़ते हैं और आप सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। इट इज अप्लाइड टू अ नंबर ऑफ वर्क्स इन ड्रामा, ठीक है, ये कोई टर्म है जिसकी डेफिनेशन आपको बताना है कि किस टर्म की डेफिनेशन है। इट इज अप्लाइड टू अ नंबर ऑफ वर्क्स इन ड्रामा एंड प्रोज फिक्शन विच हैव इन कॉमन द व्यू दैट द ह्यूमन कंडीशन इज इसेंशियली एब्सर्ड। यानी एब्सर्ड, ह्यूमन कंडीशन को एब्सर्ड बताने वाले ड्रामा को, वर्क को क्या बोलते हैं? तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड बोलते हैं। बहुत अच्छा जी, तालियां हो जाए, स्मिता जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया तुरंत। तो ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड, एकदम सही बात है। दूसरे नंबर पे करते हैं, ठीक है? अब यहां ध्यान दीजिए, अ नावल, ठीक है, सेट प्राइमरली इन अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी कम्युनिटी इन विच द मेन कैरेक्टर आर अकेडमिक्स ऑफन एम्प्लॉयड बाय, ठीक है, द इंग्लिश डिपार्टमेंट। बहुत से ऐसे नावल्स अगर आप देखे होंगे जिसमें यूनिवर्सिटी या कॉलेज की कहानी होती है, तो जो कॉलेज की कहानी होती है उसके लिए इस जो एग्जैक्ट वर्ड है वो कैंपस नावल है, ठीक है? कई जगहों पे एकेडमिक नावल भी हो सकता है, ठीक है? कैंपस नावल के नाम से, एकेडमिक नावल के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है? आपको सब ये आगे मिलता जाएगा, ऑप्शंस में देखोगे तो। आप आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, जैसे आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, मैं आप सभी को मूवी का नाम बता दे रहा हूँ। मूवी का नाम क्या है? थ्री इडियट्स। तो आपने जो थ्री इडियट्स मूवी देखी होगी, वो थ्री इडियट्स मूवी को कैंपस नावल की कैटेगरी में डाल सकते हो, क्योंकि उसमें पूरा हुआ है। ऐसे बहुत से मूवी बने हैं जहाँ पे कॉलेज का सीन है। एक मूवी और आप लोगों ने अजय देवगन वाली देखी होगी, जिसमें गाना है, मैंने प्यार तुम्ही से किया है, ये वाला गाना वाला मूवी आप लोगों ने देखा होगा। भूल गए आप लोग? अजय देवगन की पहली मूवी है, ठीक है, फूल और कांटे, बहुत अच्छा जी। तो वो भी कैंपस नावल है, ठीक है? तो ऐसे बहुत से मूवीज हैं जहाँ पे कॉलेज में चला करता है। चलो जी, तो ये हो गया। हाँ, और एक और मूवी है जिसमें अजय देवगन और अक्षय कुमार है। मैं आप लोग को मूवी के नाम बस हंसाने के लिए बता रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है? अजय देवगन, अक्षय कुमार है, जिसमें गाना है, गोरे गोरे मुखड़े पे काले काले चश्मा। फिलहाल सारी चीजें मैं बता रहा हूँ सिर्फ आप सभी को ये याद दिलाने के लिए कि आप ध्यान रखो अच्छे से कि ये कैंपस नावल जो है ये क्या होता है। लेकिन जो आप मूवीज में थोड़ा सा बस देखते हो फिर खत्म हो जाता है, लेकिन जो कैंपस नावल होता है या एकेडमिक नावल होता है, उसमें कंप्लीट जो है स्टोरी कैंपस में ही चलती है, ये आपको ध्यान देना है। तो ये थोड़ा सा, मतलब जो आपको मैंने बताया इन सब में पूरी मूवी कैंपस नावल नहीं है, ठीक है? तो ये है। लेकिन कैंपस नावल जो एग्जैक्टली आपको मिलेगा उसमें पूरी कहानी शुरू से एंड तक कैंपस नावल पूरी कॉलेज और उसके हिस्ट्री की चलेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ऐसा टर्म है
अच्छा जी, मुनेंद्र जी, ठीक है। ये रेसिज्म है एक तरह से। अगर आप ये गाना गा रहे हो, गोरे गोरे मुखड़े पे काले काले चश्मा, तो आपके ऊपर रेसिज्म का आरोप लग सकता है। ठीक है, तो भाई इस तरह के गाने गाने से आप लोग बचिएगा। इट वॉज अ टर्म अप्लाइड बाय द डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरिस्ट पाल द मैन, ठीक है, टू डिस्क्राइब द सेडेक्टिव अपील ऑफ एस्थेटिक एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया जो है, ये एस्थेटिज्म जो है उससे रिलेटेड है, एस्थेटिक आइडियोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा है, उससे रिलेटेड आपका डेफिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं और देखते हैं। एक एरर है, इट इज द एरर, अच्छा, रीता सीमा का नाम ले रहे हैं। इट इज द एरर इवेलुएटिंग अ पोएम बाय इट्स इफेक्ट। अगर आप किसी पोएम को इवेल्युएट कर रहे हो, आप किसी पोएम का इवेल्युएशन कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, लेकिन आप इमोशनल हो जा रहे हैं, उसके इमोशनल फैक्टर का आपके ऊपर असर पड़े, अगर वो इमोशनल इफेक्ट जो है वो आपको प्रभावित कर रहा है आपके इवेल्युएशन को, तो आप इसको कौन सा प्रॉब्लम बोलेंगे? इसे आप अफेक्टिव फैलेसी बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो बेहतरीन प्रयास है। ये सारे आप सभी को पता है, ये सारे टर्म बहुत ही बेहतरीन टर्म है, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आने की संभावना रखते हैं या आ चुके हैं। आप सभी को इसे प्रैक्टिस करना है, इतना ही केवल ईमानदारी से। लिटरेरी टर्म्स में तो मुझे गारंटी कि अगर लिटरेरी टर्म्स के जितने भी क्वेश्चन आप सभी के बनाए गए हैं, अगर उतने क्वेश्चन को आप ईमानदारी से देख लें, तो टीजीटी और पीजीटी में कहीं पे भी इससे बाहर के क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट क्लियर अबाउट द एलियनेशन इफेक्ट। एलियनेशन इफेक्ट ये एक्चुअली एग्जैक्टली दिया हुआ है और वहां से लिया गया है। एलियनेशन इफेक्ट के बारे में कौन सी बात आपको इसमें सही नहीं लग रही है? ठीक है, तो पढ़ते हैं। ठीक है, ये चलो जी। फ्रेंच ड्रामाटिस्ट जो है बर्टोल्ट ब्रेट एडाप्टेड द रशियन फार्मलिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ डी फेमिलियराइजेशन इनटू व्हाट ही कॉल्ड द एलियनेशन इफेक्ट। तो एक बात आपको समझ में आया कि डी फेमिलियराइजेशन जो है यही इसी का मतलब है एलियनेशन इफेक्ट, और इसको जो है इस टर्म को यूज करने वाले पर्सन कौन है? बर्टोल्ट ब्रेट। तो यही चीजें आपको छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है कि हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डी फेमिलियराइजेशन, तो ये बर्टोल्ट ब्रेट हो गए। यहाँ एलिनेशन इफेक्ट का किसने कॉन्सेप्ट दिया? कहाँ कहाँ के राइटर हैं? ये जो है जर्मन ड्रामाटिस्ट। देख लेना आप लोग। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए यहाँ पे। अभी अब ध्यान देना आप लोग को कि मिस्टेक क्या है। मिस्टेक आप सभी को यहाँ पे खोजने की कोशिश करनी है। एक्चुअली मिस्टेक जानबूझ के यहाँ पे किया गया है, जो कि आप सभी लोग पकड़ गए, शुरुआत में ही पकड़ गए, बहुत अच्छी बात है कि ये सर जो फ्रेंच दे दिया है ये जानबूझ के आपने गड़बड़ी कर दी है। ये फ्रेंच नहीं होगा, क्या हो जाएगा? जर्मन। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूं कि कई बार आप लोग पहले वाले ही ऑप्शन में जब मिस्टेक रहता, मजबूरी ये रहती कि हर ऑप्शन तो हम डी वाला देंगे नहीं, हर ऑप्शन डी वाला नहीं देंगे, कोई ए दे देंगे, कोई बी दे देंगे। तो जब पहले क्वेश्चन पे आप मिस्टेक पकड़ लेते हो, तो फिर आगे वाला जो है लगता है कि उस फैक्ट को बताया जाए कि ना बताया जाए, क्योंकि क्वेश्चन का तो आंसर हो गया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आंसर बताने से ज्यादा आप लोग फैक्ट पे फोकस किया करिए। और अगर आंसर बता भी रहे हैं तो जैसे अभी आप लोग बता रहे हैं उस तरह से बताया करिए, जैसे कि जो उसका आंसर है, जैसे अगर फ्रेंच नहीं है तो क्या है, अगर इस तरह बताओगे तो ज्यादा अच्छा होगा। बहुत से आप लोग ऐसे हैं जो केवल ये बता देते हैं कि ए, तो अगर आप केवल ए बता दिए तो गड़बड़ हो गया। आप ये बताओ कि सर फ्रेंच की जगह जर्मन, तो इससे ये हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। ठीक है, ये चीज। द जर्मन टर्म इज आल्सो ट्रांसलेटेड एज, ठीक है, स्ट्रेंजेंट इफेक्ट आर डिस्टेंसिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये यहां से भी क्लियर हो रहा है क्योंकि ये जर्मन टर्म है और ये जर्मनी के राइटर है। दिस इफेक्ट इज यूज्ड बाय द ड्रामाटिस्ट टू मेक फेमिलियर एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रेजेंट सोशल रियलिटी सीम स्ट्रेंज। यानी जो फेमिलियर एस्पेक्ट है सोसाइटी का, उसको जब आप स्ट्रेंज दिखाने लगे, अलग टाइप का दिखाने लगे, ठीक है, तो फिर उसको क्या बोलते हैं? हम डीफेमिलियराइजेशन बोलते हैं। यानी जो फेमिलियर चीज है उसको डीफेमिलियराइज करने की कोशिश करनी जा रही है, करने की कोशिश की जा रही है, स्ट्रेंज बनाने की कोशिश की जा रही है, ये चीज है जी। तो ये हो गया जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। विच इज इनकरेक्ट पेयर ऑफ सिनोनिम्स, इसमें कौन सा पेयर आपको लग रहा है इनकरेक्ट है सिनोनिम्स का, जल्दी से बताइए। रिबेट का डिस्काउंट डिडक्शन, आप सभी को पता है रिबेट का डिस्काउंट होता है, ठीक है। पिमोन का एक्सप्लोर बिवेल एकदम सही है। स्पाइट का रैंसर विनोम मलाइस। प्रोलिफिक का इफेक्ट स्टेराइल। तो आप यही गड़बड़ हो गया कि प्रोलिफिक का मतलब कोई चीज भरा पूरा है, और स्टेराइल, स्टेराइल का मतलब कि बंजर, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, तो डी ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट। लेकिन फिर वही चीज है कि आप सभी से एक चीज मैं बार बार कहता हूं कि भैया ये भी ऑप्शन दिख रहे हैं ना, इनको भी पढ़ो, प्रैक्टिस करो। ये क्यों दिए गए हैं, क्यों मेहनत किए गए हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको फायदा हो, नहीं तो फिर वही क्वेश्चन ना बना दिए जाए जो आपको यूट्यूब पे मिल रहा है। यूट्यूब के इतिहास में कोई भी, आप लोग मुझे गारंटी के साथ बताइए, क्या कोई ऐसा टीचर है, क्या कोई ऐसा टेस्ट सीरीज बना रहा है, जितने यूट्यूब पे आपको फ्री में लेके आ रहे हैं, इस तरह से कोई क्वेश्चन बना के लेके आ रहा है? नहीं बना के ला रहा है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अगर वो ऐसा बनाएंगे तो उन्हें मेहनत करना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट ट्राइंग। उनको बहुत सस्ती भीड़ चाहिए, ठीक है। और हमारे यहाँ लोग ऐसे हैं कि जिनको फ्री में मिले तो कुछ भी ले आए, तो वही कहानी चल रहा है जी। चलो, विच इज इन करेक्ट पेयर ऑफ सिनोनिम्स, इसमें से कौन सा जो है आपको इनकरेक्ट पेयर ऑफ सिनोनिम्स लग रहा है, जल्दी से बताना। बहुत अच्छा जी, वंदना यादव, बहुत अच्छा आप लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो आप फर्टाइल वर्ड की, अब देखो डिफरेंट आप लोग सिनोनिमस वर्ड बताने की कोशिश कर रहे हैं, गुड। चलिए जी, अब यहाँ फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आप देखिए कि सिनोनिम्स का मैचिंग ध्यान दीजिए कि कौन सा इसमें इनकरेक्ट सिनोनिम पेयर है, तो कौन सा मतलब सिनोनिम्स का पेयर नहीं है। पहले ये देखो कौन कौन सिनोनिम है। तो डिफ्लेक्ट का डेविएट एकदम सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। भटक, अफेबल का मतलब कंटेम्पचुअस, ध्यान दीजिए और बताइए क्या अफेबल का जो कंटेम्पचुअस है ये सिनोनिम है? यही गड़बड़ हो गया। अफेबल का कंटेम्पचुअस नहीं होगा, अफेबल का मतलब मिलनसार, एक बहुत अच्छा व्यवहार वाला पर्सन, ठीक है। तो जो अफेबल है वो क्या होगा? ग्रेसियस होगा, ठीक है, डेबोनेयर होगा, फ्रेंडली होगा, एमिएबल होगा, ठीक है। बहुत अच्छा प्रयास है प्रीति शुक्ला, ठीक है। वंदना यादव कोर्स की बताने की, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए कि ये बी ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि ये यहाँ पे एंटोनिम दे दिया, ठीक है। बाकी तो आप ऑस्टेंसस का जान ही रहे हो, दिखावा करने वाला, फ्लांटिंग करने, फ्लांट वर्ड तो आजकल बहुत पॉपुलर है। कहा जाता है कि ये अपना ये फ्लांट कर रहे हैं, ठीक है। हीरोइंस के लिए बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, आजकल लड़के भी आपस में यूज करने लगे हैं। फ्लांट का मतलब किसी चीज को शो करना, तो ये चीज हुआ। चलो जी, और डेबिलिटेट, ठीक है, डेबिलिटेट का मतलब प्रोस्ट्रेट, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स बहुत ही शानदार हैं। आप सभी को खूब ज़्यादा इन वर्ड्स को डिक्शनरी से देख के इनकी हिंदी मीनिंग नोट कर लें, इनकी एक दो इंग्लिश मीनिंग और नोट कर लें, ताकि ये वर्ड्स भूलें ना। जानबूझ के हम लोगों ने ज़्यादा इजी वाले वर्ड्स नहीं लिए, जैसे डिफ्लेक्ट है, ठीक है। तो जानबूझ के इसमें ज्यादातर जो वर्ड्स लेने की कोशिश की गई है वो डिफिकल्ट वाले लिए गए हैं, लेकिन जब आप इन्हें डिक्शनरी में देखोगे या फिर सर्च करोगे गूगल पे, तो अब क्या होगा, आपको ये वर्ड्स के बहुत सिंपल सिंपल सिनोनिमस वर्ड मिल जाएंगे, वो उनके सामने लिख लो। तरीका ध्यान दो कैसे याद होगा। तो इनके सामने आप बहुत सिंपल वाले वर्ड्स लिख लो, तो इससे इन वर्ड्स को याद रखना आसानी होगी, और साथ ही साथ एक हिंदी मीनिंग नोट कर लो, बस। उसके बाद ये कभी भूलेगा नहीं, रोज बस देखते रहिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, और ये देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि विच इज इनकरेक्ट पेयर ऑफ सिनोनिम्स, इसमें से कौन सिनोनिम्स का इनकरेक्ट। लगातार आपको देखो, आज आपको ग्रामर वोकैबुलरी खूब मिल रहा है शुरू शुरू में ही। डॉडल, तो डॉडल का क्या फिडल या लॉइटर सही है? ध्यान देना है, आप सभी को बताना है कि क्या ये सही है। तो यस, सही है। आगे ध्यान दें, एग्जॉर्बिटेंट का इनॉर्मस, एक्सेसिव, सही है, ठीक है। पाइवोटल का क्रूसियल, ये भी सही है। तो सारे सही सही मिल रहे हैं। वल्गर का जो है गड़बड़ हो गया, ये एंटोनिम है। वल्गर का कल्टिवेटेड, पैट्रिशियन, ये उल्टा हो गया। वल्गर का मतलब होता है भद्दा, और ये तो बहुत अच्छा हो गया, सभ्य हो गया, ठीक है। तो वल्गर का कोर्स हो सकता है, ठीक है। वाइल, ठीक है। ऑकवर्ड, अपनी अपनी तरह से आप लोग प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। वर्नाक्यूलर, कुछ भी कह लीजिए, तो ये डिफरेंट वर्ड्स हैं जो कि उसके बॉडी, ठीक है जी, ठीक है जी।
तो ये जो है आपका एंटोनिम है, इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ल्यूड, ल्यूड आप लोग को बताया था मैंने कि थोड़ा सा जिसमें सेक्सुअल कनोटेशन रहता है, गंदा वाला रहता है, उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग अभी, अब तो ऐसा समय आ गया है कि जब आप लोग अब क्लास 6 से लेके, अगर आप टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं तो आपको 6 7 8 9 10 11 12 की जो टेक्स्ट बुक है वो पढ़नी पड़ेगी, और बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको मिलेंगे। ठीक है, जो 11th का पहला चैप्टर है तो ट्रायल ऑफ माई ग्रैंड मदर, उसी चैप्टर में आपको जो है ल्यूड वर्ड मिलता है। बहुत ही प्यारा वर्ड है ल्यूड वर्ड, प्यारा नहीं मतलब निगेटिव वर्ड है, लेकिन अच्छा लगता है। ल्यूड वर्ड देखने में छोटा वर्ड है, लेकिन जब नहीं जानते हो तो भाई गड़बड़ है, निगेटिव मीनिंग देता है। ठीक है, जो दादी माँ थी उनको म्यूजिक ल्यूड लगता था, तो वो चीज है। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग की ओर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे कौन सा स्पेलिंग आपको करेक्ट लग रहा है फ्लोरसेंस की। तो ये आपके पिछली बार एग्जामिनेशन में यही सेम आपका आ चुका है, तो बताने की कोशिश करना है विच वन इज करेक्ट वन। बहुत अच्छा, रीता चौधरी ने करेक्ट किया। मुझे ज्यादा दिन हो गया, पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी है, मैं पोर्ट्रेट ऑफ द ग्रैंड मदर बोल रहा था। ठीक है, थैंक यू रीता। तो अब ध्यान दें यहाँ पे, क्या मेरी आवाज सभी को क्लियर जा रही है? बहुत अच्छा जी। रीता की तैयारी देखो शुरू हो गई है, खुशवंत सिंह सब नाम बता रही हैं। मैं जानबूझ के यही चाहता हूं कि आप लोग बताओ। अब देखो बहुत अच्छा जी, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको तो भाई अब याद करना पड़ेगा। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे यदि ध्यान दें तो आप बी ऑप्शन विल द करेक्ट वन, दो एफ आएगा, फ्लोरसेंस, दो एफ यहाँ पे आएगा, बी ऑप्शन विल द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ भी आपको करेक्ट स्पेलिंग सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पे जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो होगी सी, एलिनेट, एलिनेट। ठीक है, एलिनेट मतलब अलग करने से है। इफ्लोरसेंस का मतलब आप सभी को पता है, अगर कोई भी चीज जो है कोई बहुत ज्यादा डेवलप्ड स्टेट में है तो उसको इफ्लोरसेंस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं और देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन कोटेशन और उसके ड्रामा का कनेक्शन है कि कौन सा कोटेशन किस ड्रामा का है, ये आपको देखना है। इनकरेक्ट वाला आपको ढूंढना है। तो माई सैलड डेज वेन आई वॉज ग्रीन इन जजमेंट कोल्ड इन ब्लड, बहुत ही शानदार, ये एंटनी एंड क्लियोपाट्रा का है, एकदम सही है। ठीक है, बहुत अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर बी में चलते हैं। फ्रेंड रोमन कंट्रीमैन, ठीक है, लेंड मी योर ईयर्स, बहुत बढ़िया, जूलियस सीजर की लाइन है, आप सभी को पता है, बहुत ही फेमस लाइन। ठीक है, लेट मी हैव मेन अबाउट मी दैट आर फैट स्लीक हेडेड मैन एंड सच एज स्लीप, सच एज, ठीक है, स्लीप। ये बहुत ही बढ़िया है, आप सभी को ये बहुत ही बेहतरीन लाइन है, और ये वास्तव में रोमियो एंड जूलियट की नहीं है, जूलियस सीजर की लाइन है। ये जूलियस सीजर की लाइन है, और आप सभी को पता है कि ये जूलियस सीजर की लाइन बोलने वाला कौन है? जूलियस सीजर ही इस लाइन को बोलता है। और किससे बोलता है? एंटोनियो से बोलता है। क्या बोलता है? जब वो देखता है कि ऊपर से कैसियस की भूखी, कैसियस चूंकि दुबला पतला था लेकिन आंखों में एक अलग प्रकार की उसके वो थी, और जब ये कैसियस को देखता है जूलियस सीजर, तो हमेशा उसको देख के उसके अंदर क्या चल रहा है इस बात को सोच के डर जाता है, और कैसियस से कह, और ये मार्क एंटनी से कहता है कि एक काम करो एंटनी, मेरे सामने ऐसे लोग, ये कैसियस जैसे लोग तो बिल्कुल दिखाई नहीं दो, ऐसे मेरे अगल बगल ऐसे लोग को रखो, ठीक है, जो कि बहुत मोटे तगड़े हों, और जो है जो उनका हेड हो उसमें करली हेयर्स हो, जो फैशन पसंद वाले लोग हों, जिनको अपना पूरा ध्यान जो है, उनका ध्यान पूरा अपने फैशन पे हो, अपने शरीर पे हो, अपने कपड़े पे हो, इन्हीं चीजों में उनका ध्यान हो। ठीक है, ये जो दुबले पतले लोग होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं। तो ये जो है बहुत ही बेहतरीन लाइन है जो कि लिया गया है। ठीक है, ठीक है, रोमियो जूलियट की ये लाइन है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं और देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या बोल रहा है। बहुत अच्छा, श्रीपति जी ने बहुत ज्यादा प्रयास किया है। ठीक है, ठीक है जी। श्रीपति जी कह रहे हैं कि सर ये एक्ट 1 सीन 2 का स्टेटमेंट है। ठीक है, बहुत अच्छा है। राजकुमार जी ये बताना, स्टाफ्ड लुकिंग, ठीक है बिल्कुल, जो कैसियस है उसकी लुकिंग कैसी थी? भूखी एकदम से लग रहा अभी उसे क्या क्या उसके दिमाग में चल रहा है, किसको पा जाए खा ले वो, तो ये वाली। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं और देखते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है, बताओ जी।
टाइटस एंडोनिकस एक्सप्लॉइटिंग नहीं बल्कि यहाँ पे एक्सप्लॉइट्स हो जाएगा। जो टाइटर एक एंडोनिकस है ये किस थीम पे बेस करके है, ध्यान दें, ब्लड एंड थंडर सेनिकन ड्रामा। जो टाइटर एंडोनिकस है ये फॉलो करता है किस प्रकार के टेस्ट को, ये जो सेनिकन ड्रामा है जो कि रिवेंज ट्रेजेडी है उसके ट्रेडिशन को फॉलो करता है, और इसी प्रकार का किड ने भी पहले किया है। ठीक है, तो ये किड ने स्पेनिश ट्रेजेडी लिखी है ना, वो भी एक तरह से सेनिकन पैटर्न को फॉलो करता है। तो ये पूछ रहा है कि टाइटस एंडोनिकस क्या ये भी सेनिकन पैटर्न को फॉलो करता है क्या, तो ये फॉलो करता है। आप सभी को पता है कितना भयानक तरीके से यहाँ पे रिवेंज दिखाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। द कॉमेडी ऑफ एरर्स टेक इट्स प्लॉट फ्रॉम द, ठीक है, मैनेकेमी ऑफ प्लाटस, क्या सही बात है। और दूसरा बात यह है कि एक्सप्लॉइट द कॉमिक पॉसिबिलिटी ऑफ टू पेयर्स ऑफ इनडिस्टिंग्विशेबल ट्विंस, एकदम सही बात है। दो ट्विंस की कहानी है जिनको एक दूसरे से आप अलग नहीं कर पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे कौन कौन है। ठीक है, और वो दोनों जो है बिछड़ जाते हैं, उन्हीं की कहानी। क्वेश्चन नंबर 3 पे, ऑप्शन 3 पे चलते हैं। रिचर्ड थर्ड शोज, रिचर्ड थर्ड शो करता है क्या, शेक्सपियर। ठीक है, शेक्सपियर फॉलोइंग मार्लो फुट स्टेप। ठीक है, क्या रिचर्ड थर्ड को आप जब पढ़ते हैं तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये मार्लो के फुट स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। और जिस प्रकार मार्लो जो है, जब मार्लो की कोई भी ट्रेजेडी आप पढ़ो केवल एक कैरेक्टर पे बेस्ड करके होता है पूरी तरह से, वही ऑल पावरफुल है। क्या रिचर्ड थर्ड भी वैसे ही बनाया गया, यस। अगर आप मार्लो के जितने भी ट्रेजेडी को देखोगे, जैसे एक आपका सभी को पता है डॉक्टर फास्टस, उन पे बेस करके है। फिर उसके अलावा जो है आप सभी को पता है कि जू ऑफ माल्टा, उस पे बेस करके है। इसी प्रकार से जो भी ट्रेजेडी लिखते हैं वो बेस्ड करके एक सेंट्रल करेक्टर पे है, उसको बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया। तो शेक्सपियर ने भी यहाँ ये प्रयास किया है। द टेमिंग ऑफ श्रीव फर्स्ट प्रिंटेड इन 1623, क्या ये बात सही है। विच मे बी अ बैड क्वार्टो ऑफ शेक्सपियर प्ले, इट हैज बीन कॉल्ड लो रोमांटिक कॉमेडी, क्या ये बात सही है। तो ये तो लो रोमांटिक कॉमेडी कहलाता है, सही है। बैड क्वार्टो में लाया गया, ये भी सही है। लेकिन क्या 1623 में प्रिंट हुआ है, ये बात गड़बड़ है, ये बात गड़बड़ है। इसका जो पहला प्रिंट आपको क्वार्टो प्रिंट मिलता है वो 1594 के आसपास मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। ठीक है, तो ये आपका जो ये 1623 बता रहा है ये गड़बड़ है। ठीक है, ये पहले भी प्रिंट हो चुका था। कुछ चीजें बेसिक लेवल पे समझना है। आप ये नहीं जानते हो एग्जैक्ट डेट क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो एकदम 100% आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई 1623 में तो पहली बार प्रिंट नहीं हुआ है। आपको मैंने पहले भी बोला था कि आप उन प्लेज का एक कलेक्शन बना लो कि आपको पता रहे कि कौन कौन ऐसे प्ले हैं जो फर्स्ट फोलियो से पहले प्रिंट हो चुके हैं, और जो प्रिंट नहीं हुए उनके नाम अलग लिख लो कि ये भैया पहली बार इनका दर्शन फर्स्ट फोलियो में प्रिंटेड फॉर्म में हुआ, उसके पहले जो है इनका कोई क्वार्टो एडिशन नहीं आया है, कुछ भी नहीं आया। मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से हर प्ले के बारे में बताया कि इस प्ले का क्वार्टो एडिशन आया है कि नहीं। ठीक है, तो इसीलिए मैं बार बार आप सभी को बता रहा हूं, नहीं पब्लिश नहीं, पब्लिश और प्रिंटेड बात वही हुआ। चंचल कहाँ, पब्लिश और प्रिंटेड बात तो यही हुआ कि क्या पहले कभी प्रिंट हुआ या पब्लिश हुआ, यही बात कहा जा रहा है। तो आपको ये ध्यान देना आपके हर प्ले का मैंने आप सभी को बताया है कि कौन सा प्ले जो है क्या पहले कभी प्रिंट हुआ है, तो प्रिंट हुआ होगा। अगर फोलियो से पहले आएगा तो क्वार्टो एडिशन में आया। ठीक है, ये ध्यान देना है। और लगभग 15 प्ले ऐसे हैं, वो आपको फाइंड आउट करना है कि वो जो है पहली बार फर्स्ट फोलियो में प्रिंट हुए थे। तो ये फटाफट आप लोग आज काम कर लोगे इस बात को। ठीक है जी, तो ये है। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ठीक है, कौन काम करके भेजेगा, मुनेंद्र जी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं। जितने आप दो ग्रुप बनाइए, आप शेक्सपियर के प्लेज का पब्लिकेशन का वो बनाइए, और आप ये लिखिए कि कौन से ऐसे प्ले हैं आप जो कि फर्स्ट फोलियो में पहली बार पब्लिश हुए, उनका एक लिस्ट बना लीजिए। या आप पब्लिकेशन का एकदम लिस्ट ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, कि पहले कब कब कोई भी प्ले है उसके जितने पब्लिकेशन उसके सामने लिख दीजिए। ठीक है, इस तरह से लिख दीजिए कि 1594 फिर 1623, इस तरह से ऐसे करके सारे प्ले का एक बनाइए। ये बहुत बेहतरीन है, सभी को हेल्प करेगा। ठीक है, तो मुनेंद्र जी आ रहे हो, एग्री, सभी को एक दूसरे की मदद करनी है। मुनेंद्र जी का मैसेज नहीं आ रहा, अच्छा चलो ओके, चलो ठीक है, बहुत अच्छा। और कोई भाई कोई ट्रिक व्रिक बनाइए तो ग्रुप में भेजिए भैया,
देखो आप लोग अपने ग्रुप के साथियों की तो पूरी मदद करिए, है ना। मुझे अब मैं आगे तभी बढ़ूंगा जब मुझे कोई ट्रिक बताएगा कि ये बताओ जो गाल्सवर्दी के प्ले के लिए ट्रिक बनाया गया था, जो पहला उनका गाल्सवर्दी का जो है वो आया था ट्रिलेजी, गाल्सवर्दी की जो ट्रायलॉजी आई थी उसका क्या टेक्निक बनाया गया था उस दिन वाला, मंकी वाला, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए भाई, कौन ट्रिक बताएगा। गाल्सवर्दी के जो ट्रिलेजी का ट्रिक बनाया गया था वो तुरंत आपको बताना होगा। देखो इतनी देर लग गया, कोई नहीं बता पा रहा, यानी सब गड़बड़ कहानी चल रही है, फिर तो मैं पढ़ाता जाऊं बताता जाऊं। हाँ, मंकी टुक सिल्वर स्पून एंड सैंग सॉन्ग, ठीक है जी। ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा, मॉडर्न गायब कर दिया, मॉडर्न के बिना तो गड़बड़ हो गया, मॉडर्न मंकी साइलेंटली वूइंग। अच्छा कर रहा है। हाँ ये सही है। देखो आप लोग, मैं बार बार कहता हूँ एक टेक्निक बना लो, उसको उसी को प्रैक्टिस करो, आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हो, सब बेकार कर दे रहे हो। अ मॉडर्न मंकी विद सिल्वर स्पून इज सिंगिंग अ स्वान सॉन्ग, ये मैंने बताया था आप सभी को, ठीक है, एकदम सिंपल सा। अ मॉडर्न मंकी, ठीक है, विद सिल्वर स्पून या हैविंग सिल्वर स्पून इज सिंगिंग अ स्वान सॉन्ग, एकदम सिंपल है, ठीक है। तो इससे जो मॉडर्न है ये पूरा नाम हो गया, और फिर उसके बाद जो आपके टर्म है अलग अलग, वो जो है आपके तीनों जो है उसके बुक के नाम बता देंगे, नावल के नाम बता देंगे। चलो कोई बात नहीं है, तो अच्छे से प्रयास करिए आप लोग, ठीक है, तब बात बनेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, आज का 1 घंटा लगभग कंप्लीट होने वाला है। तो किड्स कार्ड विलियम वर्ड्सवर्थ इगोटिस्टिक सबलाइन, क्या बात सही है? एकदम सही है, ये कई बार आ चुका है कि इगोटिस्टिक सबलाइन वर्ड्सवर्थ को किसने कहा है, तो यस किड्स ने कहा है। टिंटन नबी इज द स्टार ऑफ 1719 ठीक है, सबसे फेमस पोयम है टिंटन नबी, ठीक है। वर्ड्सवर्थियन डोगमा कैन बी डिवाइडेड इनटू टू, वर्ड्सवर्थ डोगमा का मतलब क्या होगा, बिलीफ, जो वर्ड्सवर्थ की सोच है, बिलीफ है, जो उनका कॉन्सेप्ट है पोइट्री का, उसको दो पार्ट में आप कर सकते हैं, एक तो सब्जेक्ट, एक स्टाइल ऑफ पोइट्री, ये एक्चुअली सीधे सीधे लाइन है एडवर्ड अल्बर्ट में, तो सारी बातें यहाँ सही हैं, यहाँ पे नन ऑफ द एबव होगा। तो समझ में आ रहा होगा सभी को। एक क्वेश्चन और कर लो, 21 क्वेश्चन करके शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 इतने बड़े बड़े हैं कि काफी टाइम लग जा रहा है। डेविड डैचर डिस्क्राइब गाल्सवर्दी द लास्ट ऑफ विक्टोरियन नॉवेलिस्ट, एकदम सही बात है, बहुत बेहतरीन बेहतरीन स्टेटमेंट डेविड यहाँ पे लिए गए गाल्सवर्दी से रिलेटेड। वर्जीनिया वुल्फ आल्सो रिफर टू गाल्सवर्दी एज डियर ओल्ड आउट ऑफ डेट गाल्सवर्दी, नहीं, ये वर्जीनिया वुल्फ नहीं है, ये वास्तव में डीएच लॉरेंस साहब है। डीएच लॉरेंस साहब एक बहुत बड़े नॉवलिस्ट हैं, ठीक है, 20वीं सेंचुरी के। तो इन्होंने जो है इनके ऊपर ऐसे लिखा था, और उसी में जो है बहुत सी बातें बोली थी। तो यहाँ डीएच लॉरेंस होगा, फिर उसके बाद ए ई विल्सन ने क्या बोला, वन ऑफ द मोस्ट स्टेनुअस एंड रिमार्केबल ड्रामाज ऑफ मॉडर्न टाइम्स, ठीक है, इस टाइप के लिए इन्होंने बोला है, एकदम सही बात है, बहुत सही, सन्स एंड लवर को लिखा है इन्होंने, ठीक है जी। और सबसे लास्ट जो है वो पढ़ लेते हैं, लॉरेंस सेड गाल्सवर्दी novels contain the social beings, ठीक है, those who fear life, ठीक है, because they are not alive, बहुत बेहतरीन। तो ये भी लॉरेंस का एकदम सही, सबको समझ में आ रहा है जी? इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा समय हो गया, 1 घंटा जो है, आज मैं कुछ काम से चला गया था, इस वजह से मुझे लेट हो गया, और लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आपकी क्लास डेली चलनी चाहिए, एंड दैट्स वाई वेन एवर आई एम गेटिंग टाइम आई एम गिविंग यू द शेड्यूल, ठीक है। तो आप सभी को बस यही करना है कि जब मैं समय निकाल रहा हूँ तो आप भी समय निकालें, मेहनत करिए, जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आप उन क्वेश्चंस को मैं जैसे बता रहा हूँ उसे नोट करिए, कुछ क्वेश्चन में आपको सर्च करने हैं, मैं वो भी बता रहा हूँ, आपको वो भी करना है, ताकि कोई कमी ना आए और इस एग्ज़ाम को निकालें।
आप सभी के लिए गुड न्यूज एक ये भी है जो मैंने आप सभी को बोला था, वो ये है कि मैं केंद्रीय विद्यालय का आप सभी के लिए एक बैच चलाने वाला हूँ, जो कि प्रोबेबली जो है जनवरी में स्टार्ट होगा, और बेहतरीन कोशिश की जाएगी जिसमें सब कुछ आप सभी के लिए लेके आया जाएगा। और हो सकता है कि वो बैच यूट्यूब पे फ्री चलाने की ही प्लान है अभी तक। ठीक है, तो आप सभी लोग केंद्रीय विद्यालय के लिए बिल्कुल भी नहीं परेशान होंगे। आप में से जो कोई भी तैयारी करना चाहता है या आपके जो कोई फ्रेंड वगैरह भी तैयारी करना चाहता है, तो आप उन सबसे कह सकते हैं कि बस थोड़ा पेशेंस रखिए, केंद्रीय विद्यालय का बैच सर लेके आने वाले हैं, और हो सकता है कि वो आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ही। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। गुड नाइट सभी को।